नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलad दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदीन जमात इस्लामी, मेरे भाइयों अजीज़ों, आज 21 मार्च और एक दिन के बाद 23 मार्च जब मीनारे पाकिस्तान पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नारा आज भी जब गूंजता है तो यूं लगता है कि हमारी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, बल्कि ये नारा दौड़ना शुरू हो गया। और जब कोई मजमा खड़ा होके ये नारा लगाता है तो यूं लगता है कि अब हमारे दिल में कोई धड़कन नहीं है, ये नारा धड़कना शुरू हो गया है। इस नारे के साथ इस कौम को मोहब्बत है, अकीदत है, ये हमारी आंखों का नूर है, ये दिल का सुरूर है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या इस्लामी बन गया? जाहिर है कि इसका जवाब नदामत के अलावा कुछ नहीं। नारे हमने बहुत लगाए, कुर्बानियां बड़ी ज़बरदस्त दी, पाकिस्तान बन गया, कायदे आज़म और बानियाने पाकिस्तान रुखसत होने शुरू हुए और इस मुल्क में डिक्टेटर, जर्नैल, चोर, करप्ट लोग आ गए। अमरीकी साजिशों के जाल बुनते रहे। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए थे, उन मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान की हुकूमतों ने जो सलूक किया, आज भी जाकर देखिए दिल्ली और बम्बे और कश्मीर और पंजाब, वहां का मुसलमानों पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए, मुसलमानों पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे हिंदुस्तान में बंद कर दिए गए, मुसलमानों पर हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए। और आज बीजेपी की हुकूमत हिंदुस्तान में बाकी रह जाने वाले मुसलमानों पर शहरियत के दरवाजे बंद कर रही है, उनकी शनाख्त छीन रही है। हम उसकी बहुत मजम्मत करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की हुकूमत ने तो मुसलमानों के साथ ये सलूक करना था कि इनकी वजह से, इन मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तान के टुकड़े हुए और पाकिस्तान बन गया। लेकिन जो काम हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत ने मुसलमानों के साथ किया, वही काम पाकिस्तान में हमने इस्लाम के साथ किया। इस्लाम को तालीमी निजाम में दाखिले की इजाजत नहीं। अभी हालिया दिनों एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर ने सवाल किया, सवाल दोहराते हुए भी पसीने पसीने हो जाता हूं कि अगर बहन भाई मिलकर किसी जगह मियां बीवी बन जाएं तो क्या बात है। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को अदालतों में दाखिले की इजाजत नहीं, पार्लियामेंट में इजाजत नहीं, मईशत में इजाजत नहीं, माशरत में इजाजत नहीं। जो काम हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किया, सच जानिए कि वही काम हमने पाकिस्तान में इस्लाम के साथ किया। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर अभी हमें यह खबर मिले कि आपके इस इलाके के अंदर मस्जिद पर किसी ने ताले डाल दिए हैं, दरवाजों को लॉक कर दिया है और उसने ये कहा कि मस्जिद में
जमात नहीं होगी, जाओ और जाके घर घर नमाज पढ़ो। मुझे बताइए कि आपको ये कबूल होगा? नमाजी तो नमाजी जो नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ते वो भी सब कुछ उठाकर आ जाएंगे, और जब तक चाहे वो मस्जिद का ताला पुलिस ने लगाया हो, किसी जर्नैल ने लगाया हो, किसी अमेरिकी एजेंट ने लगाया हो, किसी बदमाश ने लगाया हो, किसी रस्सागीर ने लगाया हो, लोग चैन से घर नहीं जाएंगे जब तक कि मस्जिद का दरवाजा न खोले। लेकिन 70 बरसों से इक्तदार और इख्तियार और सियासत के ऐवानों में दीन का दरवाजा बंद है। क्या 70 बरसों से इक्तदार और इख्तियार और सियासत के ऐवानों में दीन का दरवाजा बंद नहीं है? इत्तफाक करेंगे कि दीन का दरवाजा बंद है। जमात इस्लामी कोशिश कर रही है कि सियासत के और इक्तदार के और इख्तियार के ऐवानों में दीन का दरवाजा खुल जाए। जब तक दीन का दरवाजा नहीं खुलेगा उस वक्त तक पाकिस्तान में न अमन आएगा, न सुकून होगा, न खुशहाली आएगी। ये बात इल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दी थी, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज। जमात इस्लामी की सियासत यही हिकमत अमली है कि इक़्तिदार और इख्तियार जहां जहां कहीं है वहां पर दीन का दरवाजा खोल दिया जाए। और अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं तो इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाइए, मस्जिदों में आम कीजिए, मोहल्लों तक पहुंचाइए और लोगों को कायल कीजिए कि आओ आके सियासत के कॉरिडोर्स के अंदर हम दीन का दरवाजा खोलें। मेरे भाइयों, आज अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपके इस इलाके में आटा कितने किलो फरोख्त हो रहा, क्या है जी रेट बताएंगे आप? 120 रुपए किलो। वो भी मिलता है कि नहीं मिलता? 60 सालों पहले ये आटा 35 रुपए किलो था। पेट्रोल की कीमत क्या है जी आजकल फी लीटर? 270 से ऊपर जा रही है। 277 हर चौथे पांचवें दिन। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि यही पेट्रोल 7-8 साल पहले 80 रुपए लीटर था। आपका घी, आपकी दालें, आपका गोश्त, आपका कर्जा, यह महंगाई पहले जून की चाल से बढ़ती थी। फिर अयूब खान के जमाने में यह घोड़े की चाल से बढ़नी शुरू हुई तो पूरी कौम बाहर निकल आई और अयूब कुत्ता कुत्ता कह के उसको जो है ना वो आपने निकाल बाहर किया और कुछ ब्रेक लग गई। फिर उसके बाद वक्त गुजरा, लेकिन पिछले 20 सालों में यह महंगाई की रफ्तार अब कार की स्पीड से बढ़ती चली जा रही है, कार की स्पीड से। और हमारी कौम कार की स्पीड से बढ़ने वाली इस महंगाई पर परेशान तो है, लेकिन कार के ड्राइवर को ब्रेक लगाने की बात नहीं करती, बल्कि उसको थोड़ा सा हौसला भी देती, इलेक्शन में वोट भी देती। उसका एहतसाब करने के बजाय उसकी पीठ ठोंकती अपने वोट के जरिए। और मेरे भाइयों,
अगर आपने और इस कौम ने कार की स्पीड से बढ़ने वाली इस महंगाई को ब्रेकें लगाने की कोशिश ना की, अपने वोट को इसके लिए ताज़ियानियां बनाकर ना पेश किया, इन हुक्मरानों का एहतसाब न किया, तो याद रखिए कि इलेक्शन के बाद ये महंगाई की स्पीड ये कार की स्पीड की तरह नहीं बढ़ेगी, ये रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी, ये आसमानों से भी ऊपर चली जाएगी। आज के जमाने में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस माएँ अपना जेवर देकर पूरी कर रही है, बाप अपना कोई ना कोई खेत एकड़ बेचकर जो है वो उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हुक्मरानों को रोकने की कोशिश न की और कार की स्पीड को जंप लगाकर इन्होंने अपालो की स्पीड शुरू कर दी, तो हम अपना सारा कुछ भी बेच देंगे, तो हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज नहीं कर सकते। ये एक पार्टी का मसला नहीं है, सारी पार्टियां इस हमाम के अंदर नंगी। ये पार्टियां इलेक्शन के मौके के ऊपर अली बाबा बन जाती हैं। अली बाबा जानते हैं, वो जो खजाने की हिफाजत करता था, जिसने सारा गार के अंदर छुपाया हुआ था। तो इलेक्शन से पहले ये सारी पार्टियां अली बाबा बन जाती हैं और इलेक्शन के बाद क्या करती हैं? चालीस चोर बन जाती हैं। बयानिया कुछ है और करतूत कुछ और है। बयानिया से कौम को धोखा देते हैं। बयानिया एक शराब है, वो शराब जिसके पीछे ये कौम भागती है, लपकती है, लेकिन वो शराब आगे चलता चला जा रहा है। सैलाब से आप बच सकते हैं, सैलाब आपकी रात और दिन की नींदें खत्म कर सकता है। सैलाब आपको मजबूर करता है कि अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन शराब ऐसी चीज है कि जिससे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इस शराब से निकलने की कोशिश कीजिए। ये पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग, ये पीटीआई हो, सब एक है, इसलिए कि इनके करतूत एक हैं। महंगाई, बेरोजगारी, वादों से यू टर्न लेना, अमेरिका की पुष्पनाही करना, कौन सी ऐसी चीज है जो इनके अंदर मुख्तलिफ है सवाए नामों के? ये सारी हुकूमतें नाकाम होती चली गई। पीटीआई पिछले साल नाकाम हुकूमतों की फहरिस्त में पहुंच गई थी, लेकिन पीडीएम उससे ज्यादा नाकाम होने के बाद अब कुछ हमदर्दी का वोट पीटीआई को मिलता चला जा रहा है। ये करतूत एक जैसे क्यों है? इसलिए कि ये पार्टियां एक जैसी हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं, जवाने लगारी मजारी सब छाए हुए हैं, कभी एक पार्टी में, कभी छलांग लगा के दूसरी पार्टी में। जर्नैलों की आशीर्वाद सारी पार्टियां हासिल करने की कोशिश करती हैं। सारी पार्टियां विरासतों पर और वसीयतों पर चल रही हैं। सारी पार्टियों में अलीम खान और जहांगीर तरीन और फरदौस आशिकवान और फवाद चौधरी सब कभी इधर और कभी उधर। ये सारा कुछ कौम के सामने है, लेकिन बयानिए के ऊपर, शराब के पीछे इस कौम को हमने रोकना है, ब्रेकें लगवानी है और कौम को यह समझाना है कि बिल्ली दूध की हिफाजत नहीं कर सकती।
बिल्ली का नाम बिल्ली हो, कैट हो, म्यो म्यो हो, वो ईरानी बिल्ली हो, वो पाकिस्तानी बिल्ली हो, वो अमेरिकन बिल्ली हो, वो खूबसूरत हो, वो बदसूरत हो, लेकिन उसकी फितरत जो है वो दूध पीने वाली है। तो दूध की हिफाजत के लिए अगर आपने कैट और बिल्ली और मियाँ मियाँ को रख लिया और आपने ये समझा कि पिछली दफा कैट थी, इस दफा बिल्ली रख ली है तो शायद दूध बच जाए, कौमी खजाना तो एक तरफ रहे, तोशे खाने का जो हाल ये करते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां आई, नवाज शरीफ साहब घर ले गए। तुर्की के सदर और खातून अव्वल आई, सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया, उस खातून अव्वल ने जाते हुए सोने का हार गिलानी साहब को पकड़ा दिया कि सैलाब के मुतासरा यतीम बच्चियों के लिए। गिलानी साहब अपने घर ले गए और बीवी के गले में हाथ डाल के कहने लगे तुम भी तो यतीम हो। आगे चलिए, उम्मीद थी मदीने की रियासत वालों से कि सऊदी अरब, मक्के और मदीने से आए हुए तोशा खाने के लिए जो घड़ियां आएंगी, जो सोने की जेवरात आएंगी, वो तो कम से कम तोशा खाने में रहेंगी। उन्होंने भी सारा कुछ पकड़ा, उन्होंने कहा पीरनी के हवाले कर दिया जाए, उससे ज्यादा कौन जो है वो चढ़ावा देने का मुस्तहिक हो सकता है। तो जो लोग, जो पार्टियां, जो लीडर तोशे खाने की खयानत में मुब्तला हैं, वो आपके कौमी खजाने की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये याद रखिए कि इनके करतूत बिल्कुल एक जैसे हैं। ये वक्त आने पर तकरीरें कैसी जबरदस्त, ओहो भाईजान, इमरान खान साहब गए यूएनओ के अंदर, कश्मीर के बारे में इतनी जबरदस्त तकरीर की, इतनी जबरदस्त तकरीर की कि श्रीनगर से मुझे टेलीफोन आया, मुजाहिदों के पुष्ट पना, कि वाह, पहली बड़ी जबरदस्त तकरीर पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने किया। मैंने कहा भाई जरा आगे आगे देखो, अभी तो वो यूएनओ में मौजूद है, पाकिस्तान आकर क्या करते। तो पाकिस्तान आकर उन्होंने क्या किया? जो काम हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में कर रहा था, वही काम इमरान खान ने पाकिस्तान में किया। मकबूजा कश्मीर में मोदी ने जमाते इस्लामी जो मुजाहिदीन की पुष्पना थी श्रीनगर में और जम्मू में और अनंतनाग में और मकबूजा कश्मीर में, उस पर पाबंदी लगाई, उसके अमीर उसको जेल के अंदर डाल दिया। बेपना बैंक अकाउंट जो जमात इस्लामी मकबूजा जम्मू कश्मीर का था, अरबों रुपए का, उसको जब्त कर लिया। सैकड़ों स्कूल और मदारिस बंद कर दिए गए जो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर चला रही है। मोदी ने तो करना था। अब यहां क्या हुआ? हाफिज सईद और उनके साथियों को सजाएं देनी शुरू कर दी। नवाज शरीफ ने भी दी थी, पीटीआई का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने भी देनी शुरू कर दी, हर तीसरे चौथे महीने। और भाई उनकी सजाएं होती चली गई, और दूसरी तरफ देखिए जेलों पे उनके मदारिस बंद, उनके स्कूल जब्त, उनकी डिस्पेंसरियां खत्म, और तकरीरें यहां पर है कि किसी ने जो है वो सरहद की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना। बयानिया बड़ा जबरदस्त और करतूत अमेरिकी, मोदी, हिंदुस्तानी और इस तरह की बहुत सारी चीजें। हल जमाते इस्लामी, वो जो ईमान में मुखलिस हैं, जिनके किरदार के बारे में अदालत भी कहती है कि अगर 62-63 पर अमल हो तो जमाते इस्लामी और सिराजुल हक के अलावा कोई और नहीं बचेगा।
मेरे भाइयों और दोस्तों, अब नौबत यहां पर पहुंच गई है कि हमें खड़े होकर अपने घरों में ऐलान करना पड़ेगा, दो टोक तरीके से। पानी सर से गुजरता जा रहा है, महंगाई अपालो स्पीड की तरफ जा रही है, ब्यूरोक्रेसी और वजीर और मशीर और हुकूमतें अपने अखराजात को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं। बरतानिया बड़ी मजबूत मईशत है, पूरी हुकूमत के पास ज्यादा से ज्यादा 100 गाड़ियां होंगी, और पाकिस्तान की हुकूमत जो कर्जों में जकड़ी हुई सिसक रही है, दम तोड़ रही है, किसी के पास हिसाब किताब ही नहीं है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के पास लाखों गाड़ियां। अमेरिका बड़ा बहादुर है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। आप जरा नेट पे जाके देखें और पूछें कि अमेरिका के किसी बड़े से बड़े अफसर की तनख्वाह कितनी है। और अभी चंद दिन पहले नैब को एक रिटायर्ड जनरल फाइज किए गए हैं, उनकी तनख्वाहों का पैकेज आया है नाकाबिले यकीन। 17 लाख महीने की सैलरी, मराहत और तरह की, 2 गाड़ियां, पेट्रोल, ये और वो और सारा कुछ। इस मुल्क के जजों का हाल देख लीजिए, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, अवाम नस्लें गुजर जाती हैं अपना हक लेने के लिए, लेकिन उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत, उनके ड्राइवरों की तनख्वाहें और मराहत, उनको टेलीफोन मुफ्त, उनको बिजली मुफ्त, उनको गैस मुफ्त, उनको पेट्रोल मुफ्त। आप नेट पे जाके पूछिए गूगल से कि क्या बर्तानिया और फ्रांस और जर्मनी और जापान में वहां के जजों को इसी तरह की मराहत मिलती है? नहीं मिलती। जर्नैल पता नहीं कौन सा कारनामा अंजाम देते। F-16 तो बनाते नहीं, और DHA के F-16 प्लाट जो वो मुफ्त में लिए पड़ते हो। रिटायरमेंट पे भी, हर ग्रेड के ऊपर भी, बड़े बड़े एकड़ों के अंदर आपको जमीनें भी मुफ्त में मिलती हैं, तनख्वाहें, मराहत, रिटायरमेंट के बेनिफिट। एक तरफ रिटायरमेंट के बेनिफिट भी ले रहे हो और दूसरी तरफ सरकारी मुख्तलिफ महकमों की मुलाजमत इख्तियार करके वहां से और पैसे लिए जा रहे हो। यूं लगता है कि पाकिस्तान में कोई तेल के खजाने लगे हुए हैं और वहां तेल ही नहीं निकलता, सोना भी साथ साथ निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी फौज और हमारी इंतजामिया और हमारे सियासतदान इतने अमीर हो गए, इतनी मराहत, इतने पैसे, और अवाम को कहते हैं कि भाई IMF जो है वो सख्त शर्तें लगा रहा है तो हमें कुछ ना कुछ गुजारा करना पड़ेगा, महंगाई के साथ कुछ ना कुछ जो है वो आप गुजारा कीजिए। अपने अलल्ले तलल्ले जो है वो कम करने के लिए तैयार नहीं। क्या किया जाए? कोई है हल आपके सामने? लाहौर में तो गुज्जर नहीं है, सारे जो है वो चले गए गोवाला कॉलोनियों में। यहां है ना गुज्जर, जितने भी हैं वो गवाला कॉलोनी में क्यों गए? लाहौर और कराची और बड़े बड़े शहरों में ना जब इन्होंने हुकूमतों ने बनाया कि जनाब ये बहुत गंद फैलाते हैं, इनको गवाला कॉलोनियों में भेजो। वो बेचारे जलसे जुलूस निकालते थे, हमारे पास भी आए, हमने कहा नहीं भी नहीं, ये तो अच्छा ही काम हो रहा। हमारे साथ वारदातें क्या होती हमें भी नहीं अंदाजा होता। वो बाद में पता लगा
कि वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दी थी कि इन सारे शहरों में होने वाले गुजरों को गवाला कॉलोनियों में भेजो, शहरों से बाहर करो, और इन कॉलोनियों से मल्टीनेशनल कंपनियां दूध लें, और वही वर्ल्ड बैंक जो है वो पैकेजेस को और अमेरिकी एजेंटों को कहता है कि तुम यहां पर ऐसे प्लांट लगाओ कि इनकी दूध की पैकिंग जो है वो तुम्हारे पास आ सके। और उसके बाद वो जो दूध पाकिस्तान को मिल रहा है इन कंपनियों का, हाई कोर्ट ने ये पाबंदी लगा दी कि जो कुछ इस दूध की एनालिसिस पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड से आई है ये बयान नहीं की जा सकती, जहर है इसके अंदर। पीछे पूरे का पूरा जो है वो एक खूह खाता था। तो मैं बात कर रहा था गुजरों की। वो कहते हैं कि जो गाय और भैंस दूध देती है उसको हिफाजत करते हैं, चारा खिलाते हैं, लेकिन जो डंगर जो है वो चारा खाते रहे और दूध देना बंद कर दें, वो उसको अपने बाड़े में रखते क्या करते हैं? कसाईयों के हवाले करते हैं कि भाई अब ये चारा खाते हैं लेकिन दूध नहीं देते। तो मेरे भाइयों, ये जो सियासतदान हैं, ये पार्टियां हैं, आपके कौमी खजाने को खा खा के पिट गई हैं। इनकी स्विट्जरलैंड के अंदर, इनके यूरोप के अंदर, इनके लंदन के अंदर जो फ्लैट हैं, और वो फ्लैट ऐसे नहीं, वो फ्लैट कुछ और हैं, ये पाकिस्तानी वाले फ्लैट नहीं है, अरबों रुपए के वो फ्लैट है भाईजान, महल्लात नुमा फ्लैट। कौम को दूध नहीं देंगे, पूरा खजाना हड़प करते चले जाएंगे। अब इसको कसाईयों के हवाले करें। और उबैदुल्ला डॉक्टर साहब जैसे गोहरे नायाब को जो है वो सामने लेकर आए तो फिर हुकूमत की आंखें खुलेंगी, फिर कौमी खजाना जो है वो सही मकसद की तरफ जा सकेगा, सही जगह पर खर्च हो सकेगा, गरीबों के काम आ सकेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, याद रखिए कि हालत हमने खुद अपनी बदलनी है, अज़्म मुसम्मम करना है, आगे बढ़ना है। जमहूरियत जहां जहां पली बड़ी और जवान हुई है, वहां सियासतदान बाकिरदार है। जब हम लोगों से कहते हैं कि बाकिरदार सियासतदान लेकर आए, तो लोग कहते हैं कि जी आज के दौर में कहां से मिलेंगे? आज ही के दौर में बाकिरदार सियासतदान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। ये सियासतदान अमेरिका में मौजूद है, जापान में मौजूद है, इसराइल में मौजूद है। हर उस मुल्क में जो तरक्की याफ्ता है, उनकी तरक्कियों की बुनियाद उनके सियासतदान, उनकी सियासत इंसानियत के लिए तबाकुन है। वो अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं, इंसानियत के साथ मुखलिस नहीं है। ये लोग हैं कि जिन्होंने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, ये कश्मीर पर सोए हुए हैं, ये फलस्तीन पर बोलते नहीं हैं, ये इराक के अंदर तबाह बर्बादी कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, लबनान में कर रहे हैं। ये मुनाफिक है लेकिन अपनी कौम के साथ मुखलिस है। इन मुल्कों के अंदर अगर किसी सियासतदान के बारे में यह पता चल जाए कि इसके बैंक अकाउंट किसी दूसरे मुल्क में है, तो वो सियासत से नहीं, वो अपनी जिंदगी से आउट हो जाए, उसे खुदकुशी करनी पड़ेगी। चाहे वो फ्रांस के अंदर हो या जर्मनी में हो या स्विट्जरलैंड के अंदर हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन मुल्कों के सियासतदानों के बैंक अकाउंट उनके असास से किसी और मुल्क के अंदर, वो अपनी कौम के साथ मुखलिस